साथियों, कांग्रेस पार्टी के सेवा और समर्पण अभियान की पिछले साल भी आपसे इसी प्रकार से मुलाकात हुई थी। आज ये दूसरी कड़ी है। हर सरकारी अस्पताल, हर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट डॉक्टर, जो कोविड अस्पताल हैं उनमें तो शर्तिया, जो नॉन कोविड में जहां संभावना है कि कोविड का मरीज आ जाए वहां तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से पीपीई किट्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई और उसके साथ साथ कुछ हैंड सैनिटाइजर्स का हमने इंतज़ाम किया है। ये भी प्रयास है और आज जैसे ही सफ़ीदों संपूर्ण होगा तो हमने पूरे जींद जिले में सारे शहर आज संपूर्ण हो जाएंगे। एक प्रयास और कर रहे हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव कम से कम शहरों में चार्ली टोर्नेडो मशीन से हो। कल वो मशीन जींद में चलाई थी, कल रात को शायद चलाने वाले की गलती की वजह से उसका पटा टूट गया है। वो एक दिन लगेगा, परसों से उसे फिर शुरू कर देंगे और कोशिश करेंगे कि नरवाना, उचाना और जैसे ही साथी कहेंगे फिर एक दिन के लिए सफ़ीदों भी उस मशीन को हम लेकर आएंगे। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रयास है वो ये है कि फ्री ऑक्सीजन सेवा। आज अगर आप किसी से पूछें किस चीज़ की कमी है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है। हरियाणा में लोग मरने लग रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के, देश में मरने लग रहे हैं लोग बगैर ऑक्सीजन के। और ये सरकार, दिल्ली की सरकार, मोदी सरकार और खट्टर सरकारें दोनों फेल साबित हुई हैं। आज अगर ये पूछें दुष्यंत चौटाला जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से, जो हेलीकॉप्टर का आनंद ले रहे हैं और सत्ता का आनंद ले रहे हैं, कि हरियाणा प्रदेश में ऑक्सीजन कहाँ है। दोस्तों, 12 जिले ऐसे हैं जहां केवल घर में सप्लाई के लिए आधा टन ऑक्सीजन दी गई है। तो क्या हम लोग कीड़े मकोड़े, हमारी कीमत नहीं? दिल्ली में 75,000 सक्रिय कोरोना के मरीज हैं, उनके लिए 700 टन ऑक्सीजन बीजेपी ने दी है। हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा सक्रिय कोरोना के मरीज हैं, हमारे लिए 272 टन दी है और हमें 200 से 225 टन ही मिल रही है। रुड़की से ऑक्सीजन आ ही नहीं रही है, तो बाकी के मरीज मरने के लिए मजबूर हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? दूसरा सवाल, जीवन रक्षक दवाएं कहाँ गई, कहाँ गुम हो गई? आज आप पूरे हरियाणा में जाइए, रेमडेसिवियर का इंजेक्शन नहीं ले सकते आप। केमिस्ट की दुकान पे जाके पता कर लीजिए, उसके लिए डीसी और के पास जाना पड़ेगा। एक कमेटी बनेगी, 4-5 दिन में वो कमेटी निर्णय करेगी, 4 दिन के बाद रेमडेसिवियर की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्लैक मार्केट में खरीदना हो तो 25 से 30 हजार रुपए की ब्लैक में उपलब्ध है। इसी प्रकार से आइवरमेक्टिन का जो इंजेक्शन है वो 5,000 से 10,000 रुपए की ब्लैक में मिलता है। डेक्सोना का जो इंजेक्शन है उसके ऊपर ब्लैक जारी है। और प्रभु ना करे आपके दर्शकों को या आपको या आपके पाठकों को कभी टोसिलाजोम का इंजेक्शन की जरूरत पड़ जाए, अगर पड़ गई तो 10 लाख रुपए की ब्लैक के अंदर वो बिकने लग रहा है। फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलती। आप जाकर सफीदों में किसी केमिस्ट से पता करिए, फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलेगी बगैर फरमाइश के। अब तो जिंक और पैरासीटामोल की गोली लेने के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला को ये बात दिखती नहीं? जीवन रक्षक दवाएं कहाँ गुम है? और तीसरी बात, अगर वेंटिलेटर चाहिए हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड चाहिए हो तो कोई उपलब्ध नहीं। उल्टा खट्टर साहब ने एक नया आदेश जारी कर दिया, कोरोना का मरीज एडमिट करने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों को कोविड अस्पताल की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? कल को आपको हार्ट की तकलीफ हो जाए, आपको कोई गुर्दे में तकलीफ हो जाए, किसी को तिल्ली में तकलीफ हो जाए, तो क्या फिर खट्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी डॉक्टर को दिखाने के लिए? ये किस प्रकार का काम है? आप बल्कि गाइडलाइन बनाते कि भैया अगर किसी को कोविड अस्पताल खोलना है तो वो इस तरह से अलग बनाएगा, पार्टीशन होगा, उसका डॉक्टर अलग होगा, उसका इंतजाम अलग होगा। ये तरीका था, परंतु आप कोविड अस्पताल की इजाजत नहीं देते। फर्स्ट चरण जो है उसमें और सर एक बस लाइन और कहना चाहूंगा, आखिरी बात ये है, कोरोना अब कस्बों और गांव तक फैल गया है। आपके समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनल्स ने दिखाया कि 1 हफ्ता पहले तक, 1 हफ्ते के अंदर लगभग 1900 लोगों की गांव-गांव में मृत्यु हुई। कोई ऐसा गांव बचा नहीं है। आप उठाकर देख लीजिए, अपने किला जफरगढ़ जो है 12 मौत वहां हो चुकी, अब और बल्कि वहां दिक्कत आई हुई है। बरौली गांव जो है अपना, बरौली में जब भी पहले जींदी की बात कर रहा हूँ, बरौली के अंदर क्या हालात हैं आप हर रोज दिखाते हो, पर कोई सुनता नहीं।
टिटोली गांव में 80 के करीब मौत हो चुकी है, रोहतक के अंदर, जो किलोई का एक हिस्सा है। और दनौदा गांव के अपने साथी यहाँ खड़े, 12 वहाँ 10 या 12 मौत एक दिन में हो गई। हर रोज हर गांव के अंदर मौत हो रही है, कोई संभाल लेने वाला नहीं। हाँ, जीवन रक्षक दवाएं गुल और दारू फुल। दारू की अभी ले लो, डिलीवरी अभी आ जाएगी। होम डिलीवरी खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने, दुष्यंत चौटाला जी विभाग के मंत्री हैं, आप पता करिए, सारे ठेके बंद होने के बावजूद भी खुले हैं। ये तीसरा शराब घोटाला है माफिया के साथ मिलकर, जो खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार कर रही है। 2 घोटाले मैंने उजागर किए थे। 1 करोड़ बोतलों की तस्करी, नाजायज बोतलें मैंने उनकी पोल खोली थी, आज SIT और SCT में उलझाए रखा, आज तक रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं। अब ये दारू फुल, जीवन रक्षक दवाएं और वेंटिलेटर गुल, अब ये इस सरकार का नारा बन गया। रणदीप जी, आप जैसे हॉस्पिटलों में विजिट करते हो, जाते हो, क्या वहाँ पर कोई जानकारी की कोई डाटा आपके द्वारा लिया जाता है? कहाँ कितने हॉस्पिटल में कितने दिखते हैं? जी, मैंने सारे जिले के डॉक्टरों का एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। कोशिश की है सरकारी डॉक्टर भी आ जाएं, कई बार नहीं आते डर के सरकार के, पर प्राइवेट डॉक्टरों से हम बात करते हैं, बाकायदा वो बताते हैं कि हमें ये समस्या जो हमसे हल हो सकती है, विपक्ष में रहते हुए भी कहीं से कई बार कई साथियों को दिल्ली से दवाई ला कर दी, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को प्रशासन से कोई टेलीफोन करवाना है। हम ये कोशिश करते हैं कि हम करके उस बात को सुलटवाएं ताकि डॉक्टर साहिबान सेवा कर सके। एक मैं और कहना चाहूँगा, नॉन कोविड जो पेशेंट हैं उनके लिए खट्टर सरकार ने, दुष्यंत चौटाला जी ने ऑक्सीजन बंद कर रखी है। क्यों? किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे 2 डॉक्टर रोते मिले कैथल के अंदर, एक्सीडेंट केस पड़ा, ऑक्सीजन नहीं है, हमने दिलवा दी। फिर कई जगह बच्चों की डिलीवरी हुई है, हमारी बहनों की, केस खराब हो गया है, ऑक्सीजन चाहिए, नहीं है सर। वो किसी को कैंसर है, नहीं है, किसी के फेफड़े में तकलीफ है, तिल्ली में तकलीफ है, लीवर में तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? वो इंसान नहीं है। ये अजीब अजीब सरकार है, पता नहीं सर्कस है या सरकार है। सर, कैथर से एक वीडियो वायरल हुआ था सरकार, जो सरकारी हॉस्पिटल उसकी बदहाली को लेकर, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जिसने वीडियो वायरल किया था उसी के ऊपर FIR दर्ज जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि इतना दर्दनाक मंजर उत्तर प्रदेश की लाशों के बाद अगर कहीं हुआ जी, तो वो हरियाणा में हुआ। आप मुझे बताइए, मेरी दादी हो, मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, आपकी दादी माँ बहन हो, कोरोना में दूसरा आदमी तो जा नहीं सकता, उनको आपने घिसटने के लिए गंदे बाथरूमों के फर्श पर छोड़ रखा है। ये सरकार का हाल है। किसी की टांगे बांध रखी हैं जी, वो कैदी हैं, अपराधी हैं या कोरोना के मरीज हैं। इतना अमानवीय, इतना निम्न स्तर का व्यवहार, इस प्रकार का राक्षसी व्यवहार, मैं तो ये कहूँगा केवल खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला जी की सरकार ही कर सकती थी। और उसके बाद वो अंग्रेजी की कहावत है, शूट द मैसेंजर, यानी जिस पत्रकार साथी ने ये उजागर की, उस पत्रकार साथी पर ही FIR दर्ज कर दी। हमने उसे कहा है कोई चिंता की बात नहीं, मैं खुद उनका वकील बन के पेश हूँगा जी, परंतु हम ये जाति मंजूर नहीं करेंगे। कल दिल्ली में वैक्सीन पर सवाल पूछ लिया तो आपने देखा कि उन पर 25 FIR दर्ज कर दी। मैं आज नरेंद्र मोदी जी को और मनोहर लाल खट्टर जी को ये कहता हूँ, आपके माध्यम से आज कहने आया हूँ कि ये लीजिए खट्टर साहब, हमने तो अपने ट्विटर हैंडल पे ही लगा लिया वो पर्चा, करिए हमारे ऊपर पर्चा दर्ज जी, करिए ना। मैं आपको चुनौती देता हूं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी करिए मुकदमा दर्ज। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लगा रखा अपने ट्विटर के हैंडल पे, हथकड़ी लगाइए, हम जेल जाएंगे, पर हम ये सवाल जरूर पूछेंगे कि हिंदुस्तानियों के लिए कोरोना का टीका उपलब्ध क्यों नहीं? आपने 6.5 करोड़ टीके विदेश क्यों भेज दिए और आज वो दुगने रेट पे क्यों मंगवा रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और ये लीजिए, ये पर्चा मैंने लगा रखा है और अभी 2 घंटे के अंदर मेरे निवास स्थान के बाहर भी कैथल में ये पर्चा लगा मिलेगा। आपको जो मुकदमा दर्ज करना है, जहां हमें जेल में भेजना है भेजिए, पर इस देश के युवाओं को जिनसे जिम्मेवारी से आपने पीछा छुड़ा लिया, कहा 45 साल तक मेरी जिम्मेवारी ही नहीं टीका लगाना, क्यों नहीं? क्या हमने चेचक पोलियो का टीका 45 बच्चों के लिए मना कर दिया था? लोगों को सबको टीका लगना चाहिए, सबको मुफ्त टीका लगना चाहिए।
इस भयंकर कहर डालने वाली बीमारी से बचाव का और कोई दूसरा रास्ता अब बचा नहीं। रणदीप जी, आज 500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री हिसार गए थे, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, क्या कहना? आदरणीय साथी, मैं एक बात कहूंगा, खट्टर सरकार, खासतौर से दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी, इस प्रदेश के अन्नदाताओं से, इस प्रदेश के मजदूर और किसान से, वो कौन है? वो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, साधारण गरीब वर्गों के साथी हैं। इस प्रदेश के आड़ती और दुकानदारों से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? मुख्यमंत्री कहीं जाएं, उनका स्वागत है, पर मुख्यमंत्री का धर्म बनता है। आज लाखों किसान पड़े हैं महीनों से, कहां पड़े हैं? टीकरी के बॉर्डर के ऊपर पड़े हैं। खट्टर साहब, अगर जरा भी विवेक है, दुष्यंत चौटाला जी, आप में जरा भी विवेक है, तो पद से इस्तीफा दीजिए और उनके साथ बैठ जाइए, हम आपकी जय जयकार करेंगे। और नहीं तो एक दिन भी आपको गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं। आज कोरोना काल के अंदर हमारी बहन बेटियों को डंडों से पिटवा कर, आप किसानों की पगड़ियों को रुआ कर, उनको पुलिस के घोड़ों की टापों के नीचे कुचलवा कर आप राजगद्दी पर नहीं बने रह सकते। ये एक किसान के बेटे का आपको भी आह्वान है। सर सुरजेवाला जी, एक दिन के टूर से, एक दिन के दान से कितना बदलाव लाने वाले हैं आप? देखिए, आपने क्या सुना कि जब राम सेतु बना तो राम सेतु के अंदर गिलहरी का भी हिस्सा था। आप कांग्रेस के हम साथियों को वो गिलहरी मान लीजिए। राम सेतु में एक कंकर उठाकर सर पर भगवान श्री राम के पास वो गिलहरी भी गई और कहा, हे भगवान, मेरा हिस्सा भी डाल लीजिए। हम जागृति पैदा करना चाहते हैं समाज में, और मेरे साथी जो ऑक्सीजन सेवा है वो लगातार चल रही है। देखिए, आप सिर्फ एक लाइन और कहूंगा, मैं आपसे अनुमति लेके, छोटे भाई हैं, मैंने हर डॉक्टर साहिबान को कहा, यहाँ भी कहा, जितने आपको और पीपीई किट्स चाहिए, जितनी और सोडियम हाइपोक्लोराइड चाहिए, आपसे भी कहता हूँ, आपको लगे इस डॉक्टर के पास पहुँचानी है, आप हमारे साथियों को बता दीजिए, सारे खड़े। मेरी जिम्मेवारी है कि ये साथी वहाँ जाएंगे, उन्हें दे आएंगे। जितने और हैंड सैनिटाइजर चाहिए हमें बताइए, हम वहाँ भी पहुँचवाएंगे। आज जो है वो शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं। जिसको जितने और चाहिए ज़रूरत के मुताबिक हमसे ले ले, ताकि ख़राब ना हो। प्राइवेट हॉस्पिटल इस समय इसको कोविड को अवसर का समय मान रहे हैं, लाखों रुपए एक पेशेंट से ले रहे हैं। सरकार को ये चाहिए था कि एक तो कोविड प्रोटोकॉल निकाल दे। कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एक है, मैं भी लिख सकता हूँ वो कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम तो एक कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निकालती, एक कोविड हॉस्पिटल के विंग बनाने का प्रोटोकॉल निकालती, और एक कोविड पेशेंट का रेट निकालती कि भाई सरकारी में तो चलो मुफ्त है, आप प्राइवेट में अगर क्लासिफिकेशन है हर अस्पताल की कि आप ए ग्रेड में इतने पैसे ले सकते हैं, बी में इतने ले सकते हैं। और सरकार को तो बल्कि ये चाहिए था कि वो पैसे भी मुख्यमंत्री जी प्रदेश के कोष से देते। हमारी कई ऐसी सरकारें हैं छत्तीसगढ़ में जहां हमने स्कीम चला रखी हैं, और हम उन स्कीम के अंदर हमने ये कोविड की घोषणा कर दी, तो पेशेंट को 20 या 25 पैसे देने पड़ते हैं, 75 पैसे हम दे देते। तो इस प्रकार की स्कीम चलानी चाहिए थी, पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सोचते क्यों नहीं? सर जी, आपने कहा कि मौत के आंकड़े, जैसे टिटोली का आपने जिक्र करा, कुछ किसान नेता इसे 5G टेस्टिंग से जोड़ रहे हैं, इसको आप कितना सही मानते हैं? मुझे देखिए, मैं कम से कम वैज्ञानिक सोच में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ अगर उनकी कोई राय है, पर मुझे नहीं लगता कि वो राय सही है। पहली बात तो 5G अभी हिंदुस्तान में आया ही नहीं, अभी तो हम 4G पर हैं, 5G अभी तक शुरू नहीं हो पाया, इसलिए 5G का कोई दुष्प्रभाव कोरोना से नहीं है। हाँ, ये कोरोना क्या चीन की लैब में मैन्युफैक्चर हुआ, इस पर अभी भी बहुत शंकाएं हैं। दुर्भाग्य से दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने, यही दो बॉडी हैं, उन्होंने आज तक चीन की जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके लिए जो बड़े बड़े देश हैं, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान को बाहर रखे हुए हैं और चीन के साथ बैठते हैं, कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। सुरजेवाला जी का भी एक बयान आया था, भी हम 100 करोड़ रुपए लगा के हमें नरेंद्र मोदी सरकार दे, तो हम जो अपनी व्यक्ति जी नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। मैं कर्नाटक प्रदेश का प्रभारी हूँ। मैं हर रोज
6 बजे से 9:30 बजे तक हर विधायक हर असेंबली में कोशिश करता हूं जाकर जूम के माध्यम से बातचीत करूं। मैंने जब सारे विधायकों की बैठक बुलाई, सिद्धारमैया जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उसमें थे, डीके शिव कुमार जी थे, मोइली साहब पूर्व मुख्यमंत्री उसमें थे, तो उन सब से राय की और एक सुझाव आया उस चर्चा से कि कर्नाटक की सरकार 45 साल तक के युवाओं को टीका लगाने से इनकार कर रही है, उन्हें कह रही है 1200 रुपए में खरीदो। हमारे पास लगभग 150 लाख रुपया या 1.5 करोड़ रुपया विधायक और एमएलसी फंड है, और आपको मालूम हमारे पास लगभग 80 के करीब सारे साथी हैं हम। तो हमने कहा कि अगर आप अपने पैसे डाल दें तो अपन दे देते हैं 100 करोड़ रुपया, और उस 100 करोड़ रुपए से वैक्सीन खरीद के हम युवाओं को लगाते हैं, ताकि सरकार पर दबाव पड़े कि वो कर्नाटक के हर युवा को 45 साल तक को निःशुल्क टीका लगाए। ये राहुल जी का आह्वान था, जिसे हमने कर्नाटक के प्रभारी के तौर पे लागू किया। मैं हमारे विधायकों और हमारे एमएलसी साथियों का धन्यवादी हूं, जिन्होंने एक स्वर से चिट्ठी लिखकर ये कहा 100 करोड़ रुपया कांग्रेस देने को तैयार है। आप याद करिए, पहले भी जब मजदूरों के वापस जाने की आई थी, हमने 10 करोड़ रुपए का चेक काट के दे दिया था कर्नाटक में, और कहा कि ये लीजिए मुख्यमंत्री जी 10 करोड़ ये लीजिए, बाकियों को मुफ्त आप दीजिए। हम उनको सरकारी खजाने से देने, हम अपने विधायक फंड से, एमएलसी फंड से देने को तैयार। सर इसी बयान पे हालात नहीं सुधरे तो रणदीप सुरजेवाला जी आपका अगला कदम क्या रहेगा, कांग्रेस का अगला कदम? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस बनाम भाजपा जजप्पा की लड़ाई भी नहीं, ये देश बनाम कोरोना की लड़ाई है, प्रदेश बनाम कोरोना की लड़ाई है, और हम सबको मिलकर इसमें सहयोग करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे का दुख कम करना है, एक दूसरे का दुख बांटना है। कभी मैं मदद कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा सर, परंतु विपक्ष में रहते हुए मैं अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं भाग सकता। मैं अगर मदद नहीं भी कर सकता तो मैं सरपंच साहब का हाथ पकड़कर कुछ देर इनके साथ चल तो सकता हूँ, शायद उससे भी थोड़ा सा राहत आ जाए, मरहम लगे। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, राजनीतिक दलों की नहीं, सबकी। आप छुट्टी दे दीजिए। एक सवाल रह सफीदों को गया। लेकर के आप पहले भी सफीदों पहुंचे थे, और सफीदों में कांग्रेस के विधायक हैं, उनके द्वारा भी जो डॉक्टरों की जो कमी लगातार सफीदों के अंदर रही है, उसकी आवाज़ को जोर शोर से उठाने का काम किया था, लेकिन अभी तक आप दूसरी बार सफीदों पहुंच चुके हैं, अभी तक जिस तरह से देखा गया है वो आवाज़ आगे नहीं जा पाई, डॉक्टर पहुंच नहीं पाए, आज भी हालात खस्ता है, तो दोबारा किस तरह से आवाज़ को बुलंद करना मैं है? सहमत हूँ, सुभाष जी आज भी क्वारंटीन हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो हैं वो ग्रस्त हो गई हैं कोरोना से, और डॉक्टर की राय पर उन्होंने आज भी अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ। मेरी कल भी आज भी उनसे बात हुई थी। कल हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी भी आए थे। देखिए साथी, पूरे प्रदेश के अंदर वेंटिलेटर हैं पर चलाने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश के अंदर मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, दूसरी मशीनें हैं, चलाने वाला नहीं है। एक्सरे ऑपरेटर भी नहीं है। डॉक्टर तो कहाँ से आएंगे? ये तो पैरामेडिक्स कंपाउंडर देने में सक्षम नहीं है सरकार। एक पुरानी कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा अगर दे दें तो वो फिर कई बार मालिक की गर्दन काट देता है। माफ कीजिए, मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि भाजपा जजप्पा की सरकार बंदर के हाथ में उस्तरा है, और उसकी वजह से आज नीम हकीम खतराए जान जो एक कहावत है, इन नीम हकीमों ने पूरे हरियाणा की जान खतरे में डाल दी है। बहुत